गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम गौरव पटेल फ्रॉम 12 नोट्स म्यूजिक प्रोडक्शंस। तो आशा करता हूँ कि आपने जो पुराना चैप्टर था फ्रीक्वेंसी, जो बेसिक हमारा पहला चैप्टर था, वो आपने समझ लिया होगा। तो हम अभी फ्रीक्वेंसी में आगे की ओर हम जाते हैं। ओके, तो आपने समझ लिया था कि नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन वन साइकिल इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो एक साइकिल जो पूरी होती है वो वन फ्रीक्वेंसी होती है। 80 साइकिल होगी तब वो 80 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होगी। एग्जाम्पल कि जो गिटार है उसमें जो ऊपर के स्ट्रिंग्स है, जो बहुत ही बेस स्ट्रिंग्स होती है हमारी, वो 80 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। मतलब वो हम प्ले करते हैं तब वो स्ट्रिंग्स जब वाइब्रेट होती है तब वो 80 साइकिल पूरा करती है। मतलब ये स्पीड उसकी जो होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत ही फास्ट होती है। फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी को आप कितना बताया था कि हर्ट्स में आ, गिना जाता है, कहा जाता है। 1000 हर्ट्स मतलब 1 किलो हर्ट्स। हायर फ्रीक्वेंसी हाई पिच साउंड और लोअर फ्रीक्वेंसी तो उसको बोलते हैं लो पिच साउंड। ह्यूमन हियरिंग, हम जो सुन सकते हो वो काफ़ी जगह अलग अलग है। कोई 16 बोलता है, कोई 20 बोलता है। ओके, तो डिपेंड करता है वो कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं। तो आप अपना जो क्यू है, क्यूबेस का या लॉजिक का या जो भी है, ओके, न्यूएंडो का, तो उसमें आप फ्रीक्वेंसी आप क्यू खोलिए तो आपको पता चलेगा कि ये 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। ओके, क्योंकि हम इतना ही सुन सकते हैं। आगे जाते हैं फ्रीक्वेंसी रेंज। फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ सिस्टम is the range over within it is considered to produce a useful level of signal which in acceptable distortion limit। ओके, तो फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है? तो वो जो डिस्टॉर्ट हो जाए उससे उसके पहले की जो लिमिट उसके उस सिग्नल तक पहुँचे, वो पीक तक पहुँचे, वो उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। ओके, हम यहाँ ऊपर नहीं जा रहे, हम यहाँ साइड पे जा रहे हैं, एम्पलीट्यूड पे हम नहीं जा रहे। ओके, तो हमारी जो रेंज होती है ह्यूमन, आपको पता है कि एक गाड़ी में आप पेट्रोल डालो, उस गाड़ी में तो उसकी रेंज होती है मतलब 7 या उसकी एवरेज देती है। तो हमारी एवरेज क्या है सुनने की, हमारी रेंज क्या है? तो हम 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं, ये हमारी रेंज है। 20 हर्ट्ज से नीचे का हम कुछ भी सुन नहीं सकते, और वैसे ही 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर का हम कुछ भी सुन नहीं सकते। बेस्ट हियरिंग रेंज इज 1 किलो हर्ट्ज टू 6 किलो हर्ट्ज। तो हम 1 किलो हर्ट्ज से 6 किलो हर्ट्ज तक हम बहुत ही अच्छी तरह हम सुन सकते हैं। तो जब भी हमें ऐसा लगता है कि ये साउंड हमें बाहर आना चाहिए, क्लियर सुनाई देना चाहिए मिक्सिंग के वक्त, तो हमें तब 1 किलो हर्ट्ज से लेकर 6 किलो हर्ट्ज के बीच उसे बूस्ट करना है, क्योंकि वो हमारी बेस्ट हियरिंग रेंज है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम कहीं बूस्ट करोगे तो वो फ्रीक्वेंसी, वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, वो हमें अच्छी तरह से वो सुनाई देगा। चलिए अभी आगे चलते हैं उसके अंदर। लो रेंज। ओके, तो ये एक्चुअली हमारा टॉपिक नहीं, ये टॉपिक लाइव वालों के लिए है। तो वो होता है ना, 2 वे स्पीकर्स, 3 वे स्पीकर्स। ओके, तो अभी जो हमारा स्टूडियो मॉनिटर्स है वो 2 वे है। ओके, तो हम उसको समझते हैं। ओके, ये दोनों साथ में लेते। अभी ये 1 वे और ये दूसरा हो गया। तो 2 वे मतलब उसमें फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज के बीच में। ओके, तो वो डिवाइडेड है। तो एक स्पीकर में यहाँ तक की फ्रीक्वेंसी बजेगी, दूसरे स्पीकर में कौन में उसको यहाँ तक फ्रीक्वेंसी होगी। उसको हम समझते हैं कुछ इस प्रकार से।
तो दिस इज जो फ्रीक्वेंसी है, तो कुछ फ्रीक्वेंसी कुछ हद तक यहाँ बजेगी और उसके ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ बजेगी। यहाँ पे मोस्ट ऑफली हाइस बजता है और यहाँ पे मिड्स और लो होता है। और कुछ स्पीकर की फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, यहाँ पे देखिए ये जेनेलिक है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है 62 हर्ट्ज से लेकर 20 किलोहर्ट्ज तक। मतलब जो जेनेलिक के स्पीकर में आपको सुनाई देगा वो 62 हर्ट्ज से सुनाई देगा। मतलब आप कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसा बजाते हैं जो 40 हर्ट्ज पे बज रहा है, उसकी साउंड होती है, तो वो वहाँ पे आपको सुनाई नहीं देगा। तो यहाँ पे एक और है HS5, तो यहाँ देखिए सबकी फ्रीक्वेंसी रेंज यहाँ पे है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का ही हमें सुनाई देता है, 54 से, यहाँ पे 65 से। यहाँ पर यामाहा HS7 है, उसकी आप फ्रीक्वेंसी रेंज देखिए तो वो बहुत ही मुझे अच्छी लगी, 43 हर्ट्ज से लेकर होता है वो। मतलब ये बहुत ही अच्छा है कि बहुत ही नीचे की फ्रीक्वेंसी आप सुन सकते हो। तो आप जब मिक्स करो तो आप देखिए कि आपके जो मॉनिटर स्पीकर से उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, वो कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज से आपको सुनाना स्टार्ट करता है। ओके, तो ये 43 से है, मतलब मैं सब बेस यहाँ पे इस स्पीकर में काफ़ी अच्छा मैं सुन सकता हूँ, क्योंकि वो मुझे 40 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है वो भी मैं सुनाई देता। और मिक्सिंग में एक बात कही जाती है, आप वो चीज़ मिक्स नहीं कर सकते जो चीज़ आप सुन ही नहीं सकते। तो कोई मेरा स्पीकर है जो मुझे 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से सुना रहा है, वहाँ से स्टार्ट करता है, तो 40 हर्ट्ज में जो भी होगा वो मैं मिक्स नहीं कर सकता, क्योंकि मैं वो सुन ही नहीं पा रहा हूँ, तो मैं उसे मिक्स कहाँ से करूँगा मैं। तो ये फ्रीक्वेंसी रेंज है, ये स्पीकर की बात है, और ये हमारे ईयर्स की बात है, हमारे कान की बात है। तो आप अच्छी तरह से आप सुने कि देखे जब स्पीकर लेते समय कि आपके स्पीकर्स की फ्रीक्वेंसी रेंज कौन सी है, और उसी तरह से आप उसको पसंद करें। तो यामाहा HS7 इस बेटर सुडीप ऑडियो पे है, इसकी प्राइस है ओके, तो ये 1 स्पीकर की प्राइस है उसकी, और लेना काफ़ी अच्छा है ये HS7, बहुत ही फेमस है HS सीरीज़, तो ले सकते हैं आप उसको। उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ग्राफ जो है मैं आपको अगले चैप्टर में बताऊंगा कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ग्राफ क्या होता है। ओके, चलो, तो आप समझ गए होंगे फ्रीक्वेंसी रेंज के बारे में यहाँ पे, और यहाँ में सबकी है। ओके, चलो अब जाते हैं साउंड की ओर। साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ऑब्जेक्ट वाइब्रेटिंग व्हेन ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट्स, जो वाइब्रेट होता है, सराउंडिंग मॉलिक्यूल आर स्टार्टिंग टू वाइब्रेट। तो उसके जब छोटे छोटे वॉल्यूम्स होते हैं जो 20 वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आप पानी में कंकर डालते हैं तो कैसे वेव्स बनती है, तो वैसे एयर में होता है, वहाँ पानी की बूंदें होती है, वहाँ हवा में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेट होते हैं और वो हमारे कान तक आते हैं। ईच मॉलिक्यूल ट्रांसफर द वाइब्रेशन टू द नेक्स्ट, हर एक मॉलिक्यूल होता है वो अपने पास के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको वो पास करता है वो वाइब्रेशन, और वो हमारे ईयर ड्रम तक पहुंचता है। और ईयर ड्रम वाइब्रेट्स इन द सेम वे, और जो हमारे ईयर ड्रम होता है हमारे कान में वो भी वो सेम तरह वाइब्रेट होता है। इन साउंड थियरी चेंजिंग द एयर प्रेशर आर मेजर्ड इन यूनिट कॉल्ड डेसिबल। ओके, तो एयर प्रेशर होता है वो डेसिबल में गिनाया जाता है। तो किसी ने मुझे कमेंट में लिखा था डेसिबल आप समझाइए, तो डेसिबल्स हम उसको देखते हैं आज। Decibels is the amplitude, volume, intensity और loudness of the sound। तो आपने जो पहला जो ग्राफ देखा था, जो लाइन खड़ी थी वो भी ओके, तो वो थी डेसिबल। तो वी काउंट एम्पलीट्यूड इन डेसिबल, जो एम्पलीट्यूड होता है उसको हम डेसिबल में गिनते हैं, डीबी में गिनते हैं। एम्पलीट्यूड को हिंदी में बोलते हैं आयाम, उसको बोलते हैं आयाम। ओके, अब समझते हैं उसको डीप से।
If we are sitting and there is no sound in background, it means it is 0 dB. अभी हम बैठ रहे हैं और बैकग्राउंड में कोई भी आवाज़ नहीं है, मतलब वो 0 dB है. We can make room it is below than 0 dB, but our ears are not habitual for this, so we can feel air pressure in our ears in this kind of rooms. तो हम कुछ ऐसे रूम भी बना सकते हैं जहाँ पे जो 0 dB के नीचे के हैं, लेकिन हमारे कान है जो वो हैबिचुअल नहीं होते, इसलिए हम हमारे जो ईयर्स है उसमें वहाँ उस जगह पे प्रेशर हमें फील होता है. और ये प्रेशर बिल्कुल वैसा ही होता है जब हम पानी के अंदर स्विम करते और हमारे कान में जो प्रेशर लगता है उस तरह का वो प्रेशर होता है. द शेकिंग ऑफ ट्रीज लीव्स आर, उसका जो साउंड होता है पत्ते हिलने का, वो 10 dB के आसपास होता है. होम थिएटर जो हमारे घर में होता है उसका साउंड होता है 70 dB. ओके, मोस्टली 70 होता है. जो क्राइंग बेबी होता है उसका जो साउंड होता है वो 80 dB तक होता है. ट्रक का उसका जो साउंड होता है वो 100 dB का होता है विदाउट हॉर्न. हम 120 dB डेसिबल तक का ही साउंड सुन सकते हैं, उसके ऊपर का हम नहीं सुन सकते. उसके ऊपर जाते ही हमें कानों में पेन स्टार्ट होता है. जो लाइव कॉन्सर्ट होता है वहाँ पे इस तरह का साउंड होता है, वो भी 117 115 ऐसा रखते हैं. तो उसके पास, उन लोगों के पास जो डीजे वाले जो होते हैं साउंड वाला, उनके पास भी ऐसा SPL मीटर होता है जो dB ऐसा उनके पास एक बॉक्स होता है, उसमें लिखा होता है कि इतना dB अभी साउंड क्रिएट हो रहा है. 120 से ऊपर वो लोग नहीं जा सकते. जेट प्लेन का साउंड होता है 140 dB तक का उनका साउंड होता है. तो जो डेसिबल है, ओके, तो वो एक एम्पलीट्यूड है. ओके, तो उसमें भी रेंज होती है. हमारी रेंज है 120 dB की डेसिबल. ओके, अभी डेसिबल और SPL में क्या फ़र्क होता है? SPL मतलब साउंड प्रेशर लेवल. अब उसको समझते. अब 15 इंच का जो स्पीकर होता है और वो स्पीकर ओपन में, अभी वो स्पीकर मैंने ओपन में रखा है, उसको कहीं भी मैं कैबिनेट में नहीं डाला, ऐसे हाथ में पकड़ के ऐसे रखा है, तो वो 98 dB का साउंड क्रिएट करता है. 98 dB का डेसिबल का. अब उसको हम कैबिनेट में डालेंगे तो वो कैबिनेट का वॉल्यूम लेगा, एयर फोर्स लेगा वहाँ से कैबिनेट में से, और एक ट्यून डिफरेंट टाइप्स की वो पैदा करेगा और कैबिनेट उसको ट्यूनिंग देगा. ओके, तो उसका इस वजह से उसका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा. तो उसका जो SPL है वो कैबिनेट की वजह से वो बढ़ जाता है. ओके, तो उसका जो dB था और SPL वो दोनों चीज़ एक अलग है. ओके, तो वो उसके स्पीकर में डालने से उसका जो SPL है वो बढ़ जाता है. तो आप कोई भी स्पीकर लोगे डीजे का, तो उसमें लिखा होगा कि उसका ये dB इतना है और उसका SPL इतना है. Speech of sound. Spread of the sound is the distance traveled during the unit of time propagating through a medium. ओके, तो साउंड का जो स्प्रेड होता है वो एक माध्यम से होता है. कौन कौन से माध्यम से? गैस, सॉलिड और लिक्विड. ओके, स्पीड ऑफ साउंड इज 344 मीटर पर सेकंड इन 20 सेंटीग्रेड टेम्परेचर. जो 20 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है उसमें साउंड की स्पीड होती है 344 मीटर पर सेकंड. ओके, तो द स्पीच ऑफ साउंड इज टेम्परेचर डिपेंड व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज स्पीड ऑफ साउंड इंटरफेस. दूसरी बात दिखाऊं कि जो टेम्परेचर बढ़ता है तब साउंड की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है. हर 1 सेंटीग्रेड तापमान होता है वो साउंड की स्पीड में 2
फीट तक बढ़ोतरी करता है। तो पहले से हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी में, तो हायर फ्रीक्वेंसी, लोअर फ्रीक्वेंसी, हाई पिच साउंड और लो पिच साउंड। तो हमने हियरिंग रेंज भी जान ली कि हम कितना सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक। उसी तरह हमने स्पीकर में भी जाना कि हर एक अलग स्पीकर होता है अलग अलग, तो उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है। तो जब भी मॉनिटर स्पीकर ले रहे हो तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है उसको जाने और उसको समझ कर ही आप मॉनिटर स्पीकर ले। सुदीप ऑडियो इज़ अ गुड वेबसाइट, तो आप खरीद सकते हैं। EMI ऑप्शन ऑल्सो अवेलेबल है वहाँ पे। ओके, फ्रीक्वेंसी रेंज आपने जानी थी, तो हमारी जो बेस्ट हियरिंग रेंज है वो 1 किलोहर्ट्ज से लेकर 6 किलोहर्ट्ज तक होती है। वहाँ पे हम बहुत ही अच्छी तरह से हम सुन सकते हैं। तो आप वहाँ पे बूस्ट कर सकते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट आपको लगता है कि मुझे ये सुनाई देना चाहिए, ये इंस्ट्रूमेंट बाहर आना चाहिए मिक्स में, ओके, वहाँ पे। और साउंड का आपने सुना कि साउंड कहाँ से वाइब्रेट होता है, जैसे पानी में आप कंकड़ डालते हैं उसी तरह से वो मॉलिक्यूल एक दूसरे को वाइब्रेशन पास करते हैं। और डेसिबल के बारे में सुना आपने, उसको बोलते हैं आयाम, ओके। तो हम 120 dB तक का जो साउंड डेसिबल है, जो हम उसको हम झेल सकते हैं, उसके ऊपर का नहीं, उसका हम जो कान होता है वो हमारा दर्द करता है वो, ओके, डेसिबल्स। देन साउंड प्रेशर लेवल SPL समझा है कि उसको कैबिनेट में डालने के बाद, ओके, तो वो उसकी गिनती उसके बाद SPL में की जाती है, कैबिनेट में डालने के बाद। और स्पीच ऑफ साउंड, ओके, तो बोला था कि मैंने आपको कि जो हाई फ्रीक्वेंसी है वो हमें एक लिमिट, एक दूरी तक की सुनाई देती है, लेकिन जो लो फ्रीक्वेंसी है हमें काफ़ी दूर तक हमें सुनाई देती है। डीजे में जब गाना बजता है तो हम बहुत दूर होते हैं तो हमें सिर्फ बेस सुनाई देता है, क्योंकि जो लो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी जो वेव लेंथ होती है बहुत बड़ी होती है, उसकी लेंथ, तो काफ़ी दूर से हमें वो सुनाई देती है। लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी है वो हमें सुनाई नहीं देती, उसकी वेवलेंथ बहुत ही सिकुड़ी सी रहती है, बहुत ही कम होती है लेंथ, वो हमें ज़्यादा दूर तक हमें सुनाई नहीं देती। और जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, मैंने बोला था एक 1 सेंटीग्रेड, तो वो उसकी जो स्पीड है उसमें वो बढ़ोतरी करता है 2 फीट साउंड। तो आप समझ जाइए कि विंटर में और समर में क्या फ़र्क रहेगा, उस हिसाब से आप समझिए। और जो मैं बोल रहा हूँ वो आप समझिए, और उसके बाद रिवीजन में क्या किए, आप वहाँ पे जाइए, गूगल में सर्च कीजिए, और जितनी हो सके इतनी डिटेल्स हो वो आप कलेक्ट कीजिए, तो आप उसको डीपली जानेंगे। जितना आप फ्रीक्वेंसी अच्छी तरह से जानेंगे तो आप EQ उतना अच्छी तरह से आप कर सकते हो। आपका बेस हो वो एकदम क्लियर होना चाहिए, ताकि आप फ्रीक्वेंसी करने में आपको तकलीफ़ ना हो। क्योंकि सिर्फ EQ का फ्रीक्वेंसी का जानना जरूरी नहीं, आपको स्पीकर के बारे में जानना होगा, आपके रूम के बारे में भी जानना होगा। ये सब चीज़ आप जानोगे तो आप अच्छी तरह से EQ कर सकते हो। मतलब आपको बहुत अच्छा आता है, लेकिन आपके पास मतलब नॉट लाइक उस फ्रीक्वेंसी रेंज के स्पीकर नहीं है, तो वो भी आपको तकलीफ़ होगी वहाँ पे, ओके। तो हमारी भी ह्यूमन ईयर रेंज है, आपको वो भी जानना है, और साथ में जो स्पीकर्स की जो रेंज है उसको भी आपको जानना बेहद ज़रूरी है, ओके। तो अगला चैप्टर लास्ट रहेगा फ्रीक्वेंसी का, उसमें आपको बताऊंगा मैं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट में कहाँ बूस्ट करना है, कहाँ कट करना है, कहाँ पे आप उसका फंडामेंटल्स ढूंढ सकते हैं, कहाँ पे आप उसका हार्मोनिक्स ढूंढ सकते हैं, वो मैं अगले चैप्टर में बताऊंगा। और वहाँ पे मैं आपको एक PDF भी दूंगा, तो आप PDF क्लिक करके अपने पास रखिए, तो उसको देखकर आप समझ जाएंगे कि मुझे कहाँ EQ करते वक्त, गिटार का EQ करते वक्त कहाँ बूस्ट करना है, कहाँ मुझे कट करना है, ओके। जुड़े रहिए। तो इसके ऊपर और भी कुछ क्वेश्चंस है तो मैं आप बताइए।
क्वेश्चन बाकी था जिसने डेसिबल का आंसर पूछा था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते, उसका मैं जवाब मैं अगले चैप्टर में दूंगा, जब हम जो बहुत सारे मतलब गिटार्स और बेस को हम जानेंगे उस वक्त मैं आपको बताऊंगा, तो वो अच्छा रहेगा। ओके, तो तब तक के लिए वेट करिए इस आंसर का। और आपको कुछ भी सवाल है इसके तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ओके, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, बहुत ही जल्द अगला चैप्टर लेके आ रहा हूँ। ओके, मिलते हैं।